अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को। GI system, the gastrointestinal system, also termed as digestive system and alimentary canal, consists of GI tract and इट्स एसेसरी आर्गन कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ये हमारे पास दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक GI ट्रैक पे मुश्तमिल होता है। GI ट्रैक माउथ से स्टार्ट होके एनल तक होता है और इसके साथ एसेसरी आर्गन जो कि लीवर वगैरह होगा, ये एसेसरी आर्गन में आते हैं। ये हम एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हालो मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। ये GI ट्रैक की बात हो रही है कि ये हमारे पास हालो और मस्कुलर ट्यूब होता है। मीन्स अंदर की तरफ से ये हालो होते हैं, इसके ऊपर सर्कुलर मसल्स होते हैं और ये माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। Its primary function is to provide the body with fluid, nutrient and electrolyte। और इसका मेन प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो क्या है कि बॉडी को फ्लूइड प्रोवाइड करना, बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना और बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करना। ये इसका मेन काम है GI ट्रैक का। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, GI ट्रैक से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। इंजेशन किसे कहते हैं कि हम कोई फूड, कोई फ्लूइड वगैरह ले इसको कहते हैं इंजेशन। जब हम कोई फूड वगैरह लेते हैं इसे कहते हैं इंजेशन। फिर क्या होता है, उसकी डाइजेशन होती है। जो चीज़ हमने इंजेस्ट की हुई उसकी डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो एब्जॉर्प्शन होती है, वो चीज़ें एब्जॉर्ब होते हैं और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी एक MCQs है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में होती है, इस बात नहीं है। डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये जो टेबलेट है इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक में होती है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अच्छा, another function of GI system is the storage and final excretion of solid waste product of digestion which is called elimination। तो बॉडी को फ्लूइड पहुंचाना, न्यूट्रिएंट पहुंचाना, इलेक्ट्रोलाइट पहुंचाना, इसके साथ साथ इसका अनदर फंक्शन कौन सा है कि ये GI सिस्टम स्टोरेज करता है। मीन लीवर जो है तो लीवर में हमारे पास स्टोरेज होती है, स्टमक में एक शॉर्ट टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं, इंटेस्टाइन में भी हमारे पास खुराक स्टोर रहती है। तो इसका काम स्टोरेज होता है, ये स्टोर भी करता है और यही GI ट्रैक जो है हमारे पास ये एक वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव भी करता है और इसे कहते हैं एलिमिनेशन। सही है। तो ये 4 टर्म आपको पास याद होने चाहिए कि इंजेक्शन के ज़रिए हमने खुराक जो है वो हमने ले ली इंजेक्शन के ज़रिए। सही है। उसकी डाइजेशन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में, एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एलिमिनेशन उन फ्लूइड में जो वो वेस्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी एलिमिनेशन हो जाती है बॉडी से। तो ये 4 काम जो है ये हमारे पास GI ट्रैक, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में होते हैं। The GI system consists of GI tract and its associated organ which include mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। तो ये MCQs है कि GI ट्रैक माउथ से स्टार्ट, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गई, स्टमक हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब के सब हमारे पास GI ट्रैक मेन है। मीन्स अगर ये जो है ये GI ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो GI ट्रैक ये माउथ से स्टार्ट होता है, या नीचे आ गया तो इसके साथ ये स्टमक जो है ये स्टमक बन गया, स्टमक के साथ भी ये नीचे आ गया यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। सही। इसके साथ फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम के ज़रिए फिर ये एनस के थ्रू वापस जाता है। तो ये जो मेन जो इसको GI ट्रैक है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये GI ट्रैक है। और इसके साथ एसोसिएटेड आर्गन कौन से हैं
तो देखो हमारे पास लीवर है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, पेनक्रियाज है जिसमें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अक्सर होती है, गॉल ब्लैडर है जिसमें हमारे पास बाइल की स्टोरेज होती है। तो ये तीन जो हमारे पास चीज़ें हैं, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये एसोसिएटेड आर्गन है। और ये सिंपल एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ जीआई ट्रे। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, लीवर जो है वो हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। सही है, लिपिड मेटाबॉलिज्म तो करता है, लेकिन वो एसोसिएटेड आर्गन है लीवर, जीआई ट्रैक्ट मेन जीआई ट्रैक्ट का ये हिस्सा नहीं है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जीआई सिस्टम इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ। अगर कोई चाहते हैं कि मेरा न्यूट्रिशनल लेवल सही हो, मेरा हेल्थ सही हो, तो उसके लिए क्या होगा कि जीआई सिस्टम जो है वो प्रॉपर होगा, वो सही तरीके से काम करेगा। असेसमेंट ऑफ जीआई सिस्टम मीन्स जीआई सिस्टम की हम असेसमेंट किस तरह करेंगे। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम किस तरह असेस करेंगे उसके जीआई ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि असेसमेंट ऑफ जीआई सिस्टम इन्वॉल्व डिटेल हेल्थ हिस्ट्री एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ओरल कैविटी, एब्डामन, रेक्टम एंड एनस। अगर कोई पेशेंट हमारे पास जीआई सिस्टम के लिए प्रॉब्लम में के लिए आता है, या अगर हमने किसी की जीआई ट्रैक्ट की असेसमेंट करनी हो, तो हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक हिस्ट्री उसे लेंगे, दूसरा कंप्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में क्या आता है? हिस्ट्री में ये आता है कि वो जो मीन्स अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ गया ना जीआई ट्रैक्ट सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से, तो हम उसे कहेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंट्री है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते, आप ड्रग एब्यूज़ तो नहीं हो, कोई आपको जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है, या कोई हेरिडिटी तो नहीं है, ख़ानदानी फैमिली प्रॉब्लम है जीआई ट्रैक्ट की या नहीं है, सही है। उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आप अल्कोहल यूज़ करते हो नहीं करते, फूड खुराक में आप क्या लेते हो, कितने टाइम आप खाना खाते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप डिटेल हेल्थ हिस्ट्री में पूछेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप ओरल कैविटी चेक करेंगे कि ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग, कोई आउटग्रोथ वगैरह तो नहीं है, या वहाँ पे फ्लूइड की कमी तो नहीं है, ज़ख़म, इन्फेक्शन वगैरह। एब्डामन आप चेक करेंगे, एब्डामन डिस्टेंडेड है या नहीं है, पेन हो रहा है एब्डामन में, उस पर कोई मीन्स निशान वगैरह तो नहीं बने। रेक्टम आप चेक करेंगे, एनस आप चेक करेंगे, मीन्स उसे हेमराइड, बवासीर वगैरह तो नहीं है। तो ये आप एक हिस्ट्री लेंगे, दूसरा आप कंप्रिहेंसिव जो है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एंड अ रिव्यू ऑफ डेमोग्राफिक डेटा ऑफ द पेशेंट। डेमोग्राफिक डेटा ऑफ पेशेंट का कहेंगे कि मीन्स शादीशुदा है नहीं है, एज कितनी है, लाइफस्टाइल उसका कितना है, कितने उसके बच्चे हैं, मीन्स वो जॉब कौन सा करते हैं, ये सब डेटा आप उससे कलेक्ट करेंगे। क्योंकि डेमोग्राफिक डेटा में क्या आता है, अ रिव्यू ऑफ डेमोग्राफिक डेटा सच एज एज, उसकी उम्र कितनी है, मेल है फीमेल है, कल्चर उसके क्या है, मीन्स अगर किसी कल्चर में कोई इस तरह फूड वगैरह प्रोड्यूस मीन्स यूज़ होता हो कि जो मीन्स मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि सिख जो है ये गोश्त नहीं खाते, हिंदू और सिख जो है ये बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो उसको क्या होगा, उसमें प्रोटीन की प्रॉब्लम होगी, आयरन वगैरह इन चीज़ों की प्रॉब्लम, जो न्यूट्रिएंट जो हमारे पास मीट में होते हैं उनकी फैट्स जो है, लिपिड्स, इनकी जो इसको क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कल्चर और रिलीजन का आपने पूछना है, मीन्स रिलीजन का कौन सा है। ऑक्यूपेशन इज़ हेल्पफुल व्हेन असेसिंग जीआई सिस्टम। ऑक्यूपेशन आप उससे पूछेंगे, मीन्स अगर वो कोई बट्टे वगैरह या डस्ट वगैरह में काम करता है, वो इनहेल करते हैं डस्ट वगैरह को, तो वो भी जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। या अनहाइजीनिक कंडीशन में रहता है, मीन्स या कोई इस तरह जगह पे होता है, मीन्स जहाँ पे गैस वगैरह पॉइजनस गैस होते हैं, रेडिएशन वगैरह होते हैं, तो आप उससे ऑक्यूपेशन का पूछेंगे वो ऑक्यूपेशन। फिर और ऑक्यूपेशन में अगर कोई बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर ऑक्यूपेशन में आते हैं ना, बस ड्राइवर है, या कोई जो है हजाम वगैरह है, नाई जो बाल हेयर ड्रेसर है, तो उनमें ये जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम ये ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी जीआई कैंसर अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन द एल्डरी एंड इन मेल। कहते हैं कि जीआई सिस्टम प्रॉब्लम जो है वो बड़े एज के हजरात में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जो मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है।
मीन्स पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वगैरह कम होता है एज के साथ। दूसरा, मेल में ये फ्रीक्वेंटली होता है। वेयर अदर आर मोर कॉमन इन मेल, जो जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो मेल में ज़्यादा है, कोई और प्रॉब्लम जो फीमेल में ज़्यादा है, तो मेल में कैंसर वगैरह ज़्यादा होता है। मेल असल अल्कोहल वगैरह ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उस लिहाज से आपने जो है असेसमेंट करनी है, आपने डेमोग्राफिक डेटा में आपको ये पता होना चाहिए। सेक्सुअल एब्यूज़ में प्ले रोल इन GI प्रॉब्लम इन सम वुमेन, अगर किसी फीमेल में सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, मेंटली उन्हें टार्चर किया जाता है, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो भी GI ट्रैक्ट प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिलिंग इन फीमेल कंट्रीब्यूट टू अदर GI मैनिफेस्टेशन, अगर फीमेल में मीन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी GI ट्रैक्ट प्रॉब्लम का एक ज़रिया बनता है। मिसाल के तौर पे मेंसेस की वजह से अगर किसी फीमेल को वेजाइनल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो उसकी वजह से वो ज़ाहिर बात है उसको जो एनल प्रॉब्लम भी हो सकती है या इंटरनली उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रिप्रोडक्टिव साइकिलिंग, ड्यूडिनल अल्सर डिवेल्प इन यंगर एडल्ट में ड्यूडिनल अल्सर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि यंगर एडल्ट जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा पीते हैं। वेयर एज गैस्ट्रिक अल्सर आर मोर कॉमन इन मिडल एज एंड ओल्डर एडल्ट, और गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे पास है, स्टमक का जो अल्सर है वो क्या है, वो मिडल एज और ओल्ड एज के पर्सन में ज़्यादा होते हैं। तो ये एज वाइज, सेक्स, एज, उसके एक्टिविटीज़ जो है सही है। हार्मोनल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल में, मेल में जो है वो सिगरेट स्मोक, ये चीज़, ये सब जो चीज़ें हमारे पास हैं ये डेमोग्राफिक डेटा में आते हैं। तो GI सिस्टम की असिस्टमेंट में आप ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे। पास्ट हिस्ट्री आप पूछे कि डेटा इज़ कलेक्टेड अबाउट प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, मेजर इलनेस, सर्जरी, यूज़ ऑफ मेडिकेशन एंड एलर्जी एज पार्ट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आप क्या करते हैं कि आप उससे पूछें कि इससे पहले आप हॉस्पिटलाइज थे या नहीं थे, आपको कोई मेजर इलनेस है, कोई इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, ये पास्ट हिस्ट्री में आता है, सही है। या कोई और इस तरह की उसे एलर्जी है जो कि GI ट्रैक्ट पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उस पर असर अंदाज हो सकता है। इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट रिगार्डिंग एनी साइन और सिम्टम, किसी भी साइन एंड सिम्टम के लिए आपने पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। द हेल्थ हिस्ट्री शुड इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट पास्ट एंड प्रेजेंट यूज़ ऑफ मेडिकेशन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू लिवर प्रॉब्लम। अच्छा, कहते हैं कि आप हेल्थ हिस्ट्री में उसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि आया आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी, कोई सर्जरी हुई थी, कोई इलनेस है, कोई एलर्जी है, या मौजूदा टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम है, मीन्स लीवर प्रॉब्लम है, या कोई आप मेडिकेशन यूज़ करते हैं लीवर प्रॉब्लम के लिए, किडनी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह है उसके बारे में अगर आप पूछ ले तो ये मीन्स उसके असेसमेंट में आपको हेल्पफुल होगा, ये आपने ज़रूर पूछना है। बिकॉज मैनी केमिकल्स एंड ड्रग आर पोटेंशियली हेपेटोटॉक्सिक, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक, आर्सेनिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड। द यूज़ ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग शुड बी नोटेड इंक्लूडिंग नेम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो एन एलर्जी टू मेडिकेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि कुछ चीज़ें हमारे पास हेपेटोटॉक्सिक होती हैं जो लीवर के लिए टॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, लीवर को इफेक्ट करती है, जिस तरह अल्कोहलिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरह और भी ड्रग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से GI सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। ये चीज़ें भी आपने उससे पूछनी है। दूसरा क्या है कि OTC, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ करते हैं। मीन्स मेरे सर में दर्द है तो चलो मैं जाता हूँ, मैं पेनाडोल टैबलेट लेता हूँ, लोग पैरासीटामोल लेते हैं, एरिनेक वगैरह इस तरह लेते हैं, ओमिडाल, पेनाडाल, ये चीज़ें, पोनस्टान पेन के लिए, पेनाडाल ये फीवर के लिए, एरिनेक जो है ये चीज़। तो ओवर द काउंटर ड्रग तो अगर हम मीन्स वो यूज़ करते हैं तो असेसमेंट में हम वो बताना होगा, हमने ये पूछना है कि आप वो यूज़ करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टैबलेट आप दिन में लेते हो पेनाडोल। और आपको एक बात बताऊं कि अगर पेनाडोल की गोलियां कोई शख्स 30 गोली खा ले, 30 गोलियां अगर पेनाडोल की कोई शख्स खा ले
तो उसको कहते हैं ये ड्रग ओवरडोज है, ये इमरजेंसी में चला जाता है, इसलिए आपने स्टमक वॉच करना होगा, इसकी डेथ भी हो सकती है। तो ओवर द काउंटर ड्रग अगर वो ज़्यादा ले रहा है, कोई एडिक्ट हो गया है, मीन्स अक्सर लोग जो होते हैं ये पैनाडोल पे बस हर दिन में 2 या 3 पैनाडोल खाते हैं, सही। तो ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग जो हम प्रिस्क्रिप्शन के अलावा खुद से हम लेते हैं, तो उसकी डोज आपने मालूम करनी है कि कितने टेबलेट ली है, फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, और इस तरह एलर्जी के कौन कौन से ड्रग को आपको एलर्जी है, ये फुल जो हिस्ट्री है ये हम उससे लेंगे। Information should be collected about hospitalization for any problem regarding GI tract, including abdominal surgery, rectal surgery, reason for surgery, etc. आप उससे क्या करेंगे कि आप उससे हॉस्पिटलाइजेशन के हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है, जीआई सिस्टम में आपको एब्डोमिनल सर्जरी आपकी हुई है या आप एब्डोमिनल सर्जरी आप करेंगे, सही है, या आपने कोई रेक्टल सर्जरी की थी या सर्जरी की थी तो किस वजह से की थी, कौन सी सर्जरी की थी, तो ये हम उससे पूछेंगे कि इससे पहले आप हॉस्पिटलाइज थे, कहाँ पे थे, कितने टाइम के लिए थे और किस रीज़न के लिए थे, ये सब कुछ हम उससे पूछेंगे। रिगार्डिंग जीआई ट्रैक्ट, लीवर प्रॉब्लम था, एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल सर्जरी है, रेक्टल सर्जरी है, तो ये चीज़ें हम हिस्ट्री में पूछते हैं। डेटा शुड बी कलेक्टेड ऑन दी practice of the patient regarding GI system, for example maintenance of normal body weight, attention to proper dental care, maintenance of adequate nutrition and effective elimination habit, and patient should be also asked about exposure to hepatotoxic chemical and exposure to hepatitis or parasitic infection। जीआई ट्रैक्ट के लिहाज से आप क्या पूछेंगे कि वो न्यूट्रिशनल लेवल उसका क्या है, एक्सरसाइज करता है नहीं करता, बॉडी वेट उसका क्या रहता है, ज़्यादा है कम है, किस मीन्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट मीन्स उसको जो डेंटल प्रॉपर डेंटल केयर उसकी हो रही है नहीं, मीन्स उसे कोई ओरल प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें हम उससे पूछेंगे। या उसने कोई केमिकल वगैरह को तो एक्सपोज नहीं हुआ, पॉइजन वगैरह तो उसने नहीं लिए, ऐसी चीज़ें तो नहीं ली जो हेपेटिक टॉक्सिक है। अक्सर ड्रग जो हमारे पास है जब हम वो ओवरडोज ले लें तो वो हेपेटोटॉक्सिक हमारे पास हो जाते हैं, या उसे कोई हेपेटाइटिस तो नहीं था, हेपेटाइटिस लीवर इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, या पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं थी, तो इन चीज़ों के बारे में हम उनसे पूछते हैं। थ्रू न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज एसेंशियल, थारो न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज एसेंशियल मीन्स न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है, हिस्ट्री है, असेसमेंट जो सब चीज़ें ये फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, एक कंप्रिहेंसिव डिटेल के साथ आपने नोट करनी है। Open end question should be asked which will allow the patient to express belief and feeling about that। अगर आप पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं तो वो ओपन एंडेड होने चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं, एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई कहे कि आपने रात को खाना खाया है या नहीं, आप उसे कहो हाँ, आपकी शादी हुई है या नहीं, आप उसे कहो नहीं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि वो यस या नो में आपको जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने, ओपन एंडेड आपने क्वेश्चन करने। किस तरह कि रात को आपने खाना किस टाइम पे खाया था और क्या लिया था, तो आपको कहेगा कि मैंने रात को इस टाइम पे खाना खाया था, मेरे खाने में जो ये डिश मौजूद थी, ये चीज़ इस तरह बनी हुई थी, ये चीज़ इस तरह बनी हुई थी। या आप उसको पूछे कि जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम आपको पहले हुई थी तो कौन सी हुई थी, तो वो आपको बताएगा कि इस टाइम को मुझे आज से 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी जीआई ट्रैक्ट का, उसकी वजह से मुझे ये कॉम्प्लिकेशन थे, उसकी मैंने सर्जरी की है, ट्रीटमेंट की है। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे कि जिसका जवाब जो है पेशेंट आपको डिटेल में दे। The nurse may need to ask the patient to do 24-hour recall to analyze the adequacy of diet and find out whether the patient is taking an adequate diet or not। उसे कहेंगे कि प्रीवियस 24 घंटों में आपने खाना वगैरह लिया है या नहीं लिया, क्या डाइट आपने कौन सी ली है, एडिक्वेसी मीन्स एडिक्वेट डाइट आपको मिला है या नहीं मिला।
बाउल एलिमिनेशन का हम पूछेंगे कि आया आप वॉशरूम कितना टाइम अटेंड करते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया होता है, क्या प्रॉब्लम है। एक्टिविटी एक्सरसाइज एक्टिविटी के बारे में हम पूछेंगे कि क्या एक्टिविटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक्सरसाइज वगैरह डाइजेशन में भी काम करते हैं। इसके साथ आपके पास एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होती है, एलिमिनेशन भी ये इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न, उसके कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न क्या है, मीन्स वो जहनी तवाज़ुन, जहन उसका क्या सोचता है, बीमारी को वो किस तरह परसीव करता है। अक्सर लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस पेन है खुद ब खुद सही हो जाएगा, घरेलू टुटके वगैरह यूज़ करते हैं। नहीं, आपका कॉग्निटिव लेवल आपका चेक करना है कि आया वो उस अपने बीमारी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसका अपना जहन क्या कहता है कि उसे क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या नहीं है। सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट, उसकी सेल्फ परसेप्शन क्या है, सेल्फ कंसेप्ट उसका क्या है, उसे बीमारी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, वो खुद अप मीन्स अगर वो ओपन माइंडेड एक्टिव माइंडेड अगर पर्सन हो तो वो एक्सरसाइज करेगा, ये चीज़ें उसमें होंगी। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न, मीन्स अगर फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या है, मेल है तो सेक्सुअल लाइफ उसका किस तरह जा रहे हैं, सेक्सुअली वो सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, एक बात मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस का एक मेजर इफेक्ट हमारे जीआई ट्रैक्ट सिस्टम पे भी होता है, सही है। जो पर्सन स्ट्रेस में होते हैं उसका जीआई सिस्टम जो है वो डिप्रेस होता है। तो हम ये पूछेंगे कि आपको जब स्ट्रेस में होते तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे भी हम पूछेंगे। असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द जीआई सिस्टम, किस तरह ओरल कैविटी हम चेक करेंगे, कोई पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ड्राइनेस, कोई दाने वगैरह कोई कुछ तो नहीं है के ओरल कैविटी में। इंस्पेक्शन ऑफ एब्डामन करेंगे कि आया उसके एब्डामन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इंस्पेक्शन किस तरह के, उस पर कोई रेड स्पॉट्स या क्रैक्स या वुंड्स वगैरह सजी जो कुछ इस तरह की चीज़ें, या इन्फेक्शन या एलर्जी, खारिश या चीज़ें है या नहीं है, इंस्पेक्ट करेंगे हम एब्डामन को। उसके बाद हम अस्कल्टेट करेंगे, अस्कल्टेट थ्रू ऑस्टियोस्कोप जो है हम बाउल साउंड चेक करेंगे, पेरिस्टालिक मूवमेंट चेक करेंगे। उसके बाद परकशन ऑफ एब्डामन, परकशन ऑफ एब्डामन क्या होती है, ये आप लोगों ने F1 में भी पढ़ा होगा कि हम जो है फिंगर के टैपिंग वगैरह करते हैं ताकि हमें फ्लूइड एक्युमुलेशन का पता चल जाए, जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे एयर वगैरह गैस जमा हो उसका पता चल जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, हमारे पास जो फाइंडिंग आती है उसको हम इंटरप्रेट करें, कोई मसला है मसला नहीं है। लाइट पल्पेशन, पल्पेट करें लाइट, पहले लाइटली पल्पेट करें उसके बाद फिर डीप पल्पेशन करें, जिस तरह हम मींस अगर कोई गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मर्फी साइन में हम डीप पल्पेशन वगैरह करते हैं। पल्पेशन ऑफ लीवर, लीवर पल्पेशन ऑफ लीवर से हमारे पास लीवर का साइज़ का पता चलेगा, उसकी स्वेलिंग हुई है नहीं हुई, उसकी शेप में इधर उधर कोई फ़र्क वगैरह है तो वो पल्पेशन ऑफ लीवर से पता चल जाता है। पल्पेशन ऑफ स्प्लीन भी हम करेंगे कि पल्पेशन स्प्लीन की किस तरह होती है, आया उसकी स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वेरी सिंपल असेसमेंट है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं। ओरल कैविटी को आपने चेक कर लिया, ओरल कैविटी के बाद आप फिर आते हैं एब्डामन में, एब्डामन को आप इंस्पेक्ट करते हैं, उस पर कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आप एस्कल्टेशन थ्रू ऑस्टोस्कोप ऑफ साउंड वगैरह, बाउल साउंड, पेरिस्टालिस, ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप परकशन में आते हैं, परकशन ऑफ एब्डामन। परकशन ऑफ एब्डामन मैंने आपको कह दिया है कि परकशन ऑफ एब्डामन में 2 फिंगर एब्डामन पे रख के उसको टैप किया जाए तो वो साउंड के ज़रिए हमें बताता है प्रॉब्लम है नहीं है, फ्लूइड एक्युमुलेशन है, एयर एक्युमुलेशन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, आपके पास जो फाइंडिंग आती है लैब रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसको आप इंटरप्रेट करें। लाइट पल्पेशन आप करेंगे, डीप पल्पेशन आप करेंगे। डीप पल्पेशन हम कब करते हैं कि लीवर का साइज जब हम मालूम करते हैं या स्प्लीन चेक करते हैं तो इसमें हम डीप पल्पेशन करेंगे। तो ये सब हमारे पास जीआई ट्रैक्ट सिस्टम में आता है, इसके असेसमेंट में आता है। ये आज का हमारा यूनिट हुआ, ये ईमेल भी हमारा दिया गया हो। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप हमें कमेंट वगैरह के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।